Welcome students. We are continuing the unit 1 last chapter जिसमें हम सब्सिडरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स पढ़ रहे हैं और इसको बुक कीपिंग की लैंग्वेज में हम लोग प्राइमरी बुक कीपिंग कहते हैं। और बिल्स रिसीवेबल आज हम समझने की कोशिश करेंगे। हमने पिछली क्लासेस में परचेज बुक और सेल्स बुक समझने की कोशिश की थी, जिसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, परचेज जर्नल और परचेज लेजर। और उसके बाद उसी तरीके से हमने सेल्स जर्नल और सेल्स लेजर। तो सारे ट्रांजैक्शंस जो क्रेडिट सेल्स के ट्रांजैक्शन थे, जो उधार बिक्री के ट्रांजैक्शंस थे, वो सेल्स बुक में आए थे। और ऐसे ही जितने उधार क्रय यानी जो क्रेडिट परचेजेस होती हैं, वो सारे ट्रांजैक्शंस हमने परचेज बुक के अंदर एंटर किए थे। इस बात को बहुत ध्यान से समझिए कि वी विल ओनली इंक्लूड क्रेडिट ट्रांजैक्शंस इन बोथ परचेज बुक एंड सेल्स बुक। कैश ट्रांजैक्शन सारे कैश बुक के अंदर जाते हैं, जो डबल कॉलम या ट्रिपल कॉलम कैश बुक हम बनाते हैं उसके अंदर जाते हैं। इसलिए कोई भी कैश ट्रांजैक्शंस, चाहे वो कैश परचेजेस हो या कैश सेल्स हो, वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं होती है। इसको आप लोगों को ध्यान से समझते हुए बात करनी है। अब आती है बात बिल्स रिसीवेबल बुक। बिल्स रिसीवेबल का अगर हम ट्रांसलेशन करें तो वो बिल जो हमें मिलने हैं, या इसको दूसरी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें कि वो बिल्स जिनका पेमेंट हमको प्राप्त होगा, द पेमेंट ऑफ एनी बिल दैट वी वुड रिसीव इन फ्यूचर, वो बिल्स रिसीवेबल कहलाता है। और बिल्स रिसीवेबल बुक जो है वो उन सारे अकाउंट्स और डेटर्स का कलेक्शन है जिनसे हमको पैसे कलेक्ट करने हैं। सो इफ you have a number of bills signed by their debtors to pay you money, that book containing all the names and details of debtors is called bills receivable book. So bills receivable book will contain what details? किस तरीके की डिटेल्स बिल्स रिसीवेबल बुक में होंगी? नेम ऑफ द एक्सेप्टर एंड डेटर। जो आदमी आपका बिल स्वीकार करता है और कहता है कि आपको वो ये उधार खरीदा हुआ सामान की पेमेंट करेगा, उसको आप एक्सेप्टर बोलेंगे या डेटर बोलेंगे। डेट ऑफ रिसीट ऑफ द बिल, किस तारीख को बिल एक्सेप्ट करके साइन करके डेटर ने आपको दिया, उसको बोलेंगे डेट ऑफ रिसीट ऑफ द बिल। टर्म ऑफ द बिल, यानी कितने टाइम का उधार आपने दिया है, उतने टाइम को आप टर्म ऑफ द बिल बोलते हैं। मान लीजिए आपने उधार 15 दिन के लिए दिया है तो टर्म ऑफ द बिल इज 15 डेज। इफ इट इज फॉर 27 डेज, इट इज 27 डेज टर्म ऑफ द बिल। ये भी आप बिल्स रिसीवेबल बुक के अंदर मेंशन करेंगे। उसके बाद ड्यू डेट, यानी कि अगर मान लीजिए कि आज आपके पास बिल की रिसीट हो गई है, बिल एक्सेप्ट होकर के आपके पास आ गया है, तो आज 13 फरवरी है, तो टर्म ऑफ द बिल मान लीजिए 10 दिन है, तो ड्यू डेट कितनी हुई? 13 + 10 which is 23rd. So 23rd February 2021 is the due date of that bill. वो डेट होगी जिस दिन हमको बिल का अमाउंट रिसीव होगा, इसीलिए इसको हम बिल्स रिसीवेबल बोलते हैं। तो इस बुक के अंदर जो एक और इंपॉर्टेंट कॉलम होता है वो होता है अमाउंट का कॉलम। और अमाउंट के कॉलम में जो उस बिल का एक्चुअल अमाउंट है, जो उस बिल के अमाउंट को हम रिसीव करने वाले हैं, जो पेमेंट का अमाउंट हम रिसीव करेंगे, वो अमाउंट उसके अंदर लिखा जाता है। तो मैं एक बार इसको रिवाइज कर देता हूं। बिल्स रिसीवेबल बुक इज बेसिकली द कलेक्टेबल अमाउंट ऑफ पेमेंट्स फ्रॉम डेटर्स। डेटर्स यूजुअली एक्सेप्ट बिल्स इन फेवर ऑफ your company to pay the amount back after certain period of time. The format of the book is that you will have the date of receipt of the bill as the first column, second, name of the acceptor or name of the debtor, third column, term of the bill, fourth column, due date, fifth column, amount. ये डिटेल्स आप बना करके बिल्स रिसीवेबल बुक के अंदर डालते हैं, और जो टोटल अमाउंट का कॉलम होता है, उस अमाउंट के कॉलम में जो अमाउंट मेंशन्ड होता है उसको आप बिल्स रिसीवेबल बुक बोलते हैं, बिल्स रिसीवेबल अमाउंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो है बिल्स रिसीवेबल बुक है। इसकी एग्जैक्टली ऑपोजिट जो है वो बिल्स पेएबल बुक होती है, जिसको अब मैं आपकी स्क्रीन पर शेयर कर रहा हूं। जो बिल्स पेएबल बुक है उसमें आप अपनी फर्म की तरफ से जो उधार सामान खरीदते हैं, the credit purchases that you have made on behalf of the firm, you will have to pay back to your creditors. So for that, creditors will give you the bill, you will accept the bill and send it back to the creditor.
that is called bill payable. And bills payable book is the sum or total collection of creditors to whom you have to pay the money back for credit purchases. Now what are the columns that are there in the book, bills payable book? जो पहला कॉलम होगा वो होगा डेट ऑफ एक्सेप्टेंस. आपने जिस दिन बिल स्वीकार करके क्रेडिटर को वापस कर दिया, यू हैव एक्सेप्टेड द बिल एंड रिटर्न्ड इट टू द क्रेडिटर, कि आप इतने टाइम के बाद इतना अमाउंट इस तारीख को पे कर देंगे, वो तारीख सबसे पहले आएगी. द सेकंड कॉलम इज नेम ऑफ द पेई. पेई का मतलब होता है जिसको पेमेंट मिलने वाला है. आपका क्रेडिटर जो है उसका नाम यहाँ पर आ जाएगा. तो आप यहाँ पर लिखेंगे, मान लीजिए मेसर्स XYZ इन कंपनी है, तो उसको आप पे करेंगे. टर्म ऑफ द बिल, अगेन क्योंकि आपने जैसे बिल्स रिसीवेबल में देखा, आप भी किसी को एग्री करेंगे कि मैं 10 दिन के बाद इस बिल का पेमेंट करूंगा या 15 दिन के बाद इस बिल का मैं पेमेंट करूंगा. तो 13 फरवरी का बिल आपने डेट ऑफ एक्सेप्टेंस डाला, टर्म ऑफ द बिल इज 15 डेज. तो बिल की ड्यू डेट, अगला कॉलम है ड्यू डेट ऑफ द बिल. वो ड्यू डेट क्या होगी? 13 + 15, 28 फरवरी को आप इस बिल का पेमेंट करेंगे. एंड देन द अमाउंट इज मेंशन्ड इन द लास्ट कॉलम व्हिच इज कॉल्ड अमाउंट ऑफ द बिल और द पेमेंट अमाउंट दैट यू हैव टू पे फॉर द बिल. ठीक है, तो ये जो है बिल्स पेबल बुक है, इसका भी फॉर्मेट बिल्कुल वैसे ही बनेगा, जनरल फॉर्मेट जैसे हम लोगों ने परचेज बुक और सेल्स बुक में देखा था. तो ये भी एक बहुत आसान बुक है. अब एक और तरीके की बुक कीपिंग के अंदर एक बुक मेंटेन की जाती है विच इज कॉल्ड जर्नल प्रॉपर. ठीक है, इसको प्लीज ध्यान से आप लोग पढ़िए. इसको जर्नल प्रॉपर बोलते हैं, इट इज नॉट जनरल प्रॉपर. दोनों की स्पेलिंग में भी फर्क है. अकाउंटिंग वर्ड है ये जर्नल प्रॉपर. ठीक है, ये उन सब अकाउंटिंग एंट्रीज और बिजनेस ट्रांजैक्शंस के लिए हैं जिनको आप कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न्स बुक, सेल्स रिटर्न्स बुक, बिल्स पेएबल बुक और बिल्स रिसीवेबल बुक में नहीं डाल सकते. उन ट्रांजैक्शंस को आप यहां डालते हैं. इसका प्रोसेस देखिए किस तरह से आप लिखते हैं. पहला प्रोसेस है आप इसमें एंट्रीज करते हैं, ओपनिंग एंट्रीज, उसके बाद उनको रेक्टिफाई करते हैं, उसके बाद ट्रांसफर करते हैं, फिर एंट्रीज को क्लोज करते हैं, एडजस्ट करते हैं और अदर एंट्रीज उसके अंदर एंटर करते हैं. ये प्रोसेस है जर्नल प्रॉपर बनाने का. तो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है दैट ऑल द एंट्रीज व्हिच आर नॉट एंटर्ड इन एनी ऑफ द प्राइमरी बुक्स आर एंटर्ड ओवर हियर. व्हाट आर योर प्राइमरी बुक्स? कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न्स, सेल्स रिटर्न्स बुक, बिल्स पेएबल एंड बिल्स रिसीवेबल्स. इनके अंदर जहां पर एंट्री आप नहीं कर पाते हैं तो जर्नल प्रॉपर के अंदर एंटर करते हैं. अब मैं एक दो एग्जांपल्स आप लोगों को जर्नल प्रॉपर के अंदर एंटर होने वाले ट्रांजैक्शंस के दे देता हूं. आप मान लीजिए फॉर एग्जांपल क्लॉथ मर्चेंट हैं या आप कपड़े का बिजनेस करते हैं, व्यापार आपका कपड़े का है. तो आप कच्चा कपड़ा खरीदते हैं, उसको रेडीमेड गारमेंट्स में कन्वर्ट करते हैं और मार्केट में बेचते हैं. तो आपका जो गुड्स हैं, जो सेल्स परचेज अकाउंट्स बनेंगे, वो कपड़ा खरीदने के और कपड़ा बेचने के बनेंगे. मान लीजिए आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई बिल्डिंग, कोई फर्नीचर या कंप्यूटर या टेक्नोलॉजी वगैरह खरीदते हैं और उसका इस्तेमाल लंबे समय तक अपने बिजनेस में करते हैं. तो ये क्या है? ये एसेट्स हैं आपके लिए. तो ये ना तो परचेज बुक में जाएंगे, ना सेल्स बुक में, ना बिल्स रिसीवेबल में, ना बिल्स पेएबल में. ये कहाँ जाएंगे? ये सारे रिकॉर्ड्स जर्नल प्रॉपर में जाएंगे. आप कोई फर्नीचर खरीद के लाए, चाहे आप कैश खरीद के लाए या किसी से उधार लाए, राइट. आपने लैंड बिल्डिंग खरीदी, राइट. आपके पास मशीनरी आई, आपके पास टेक्नोलॉजी आई, कंप्यूटर्स, इस तरीके की चीजें जो आप खरीदते हैं जिसका बिजनेस में एसेट्स की तरह इस्तेमाल होता है और वो आपको प्रोडक्शन करने में हेल्प करती है, उसको आप जर्नल प्रॉपर के अंदर एंटर करते हैं. इसका भी फॉर्मेट बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा हम लोगों ने सेल्स बुक और परचेज बुक में बनाया था. ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है. इसके साथ में देखिए कुछ क्वेश्चंस भी हैं इसके अंदर ताकि आप लोगों की एक्सरसाइज भी हो जाए. द फर्स्ट क्वेश्चन इज प्राइमरी रिकॉर्ड ऑफ क्रेडिट परचेज ऑफ अ फिक्स्ड एसेट इज मेड इन जर्नल प्रॉपर. इसको ध्यान देना है आपको. प्राइमरी रिकॉर्ड ऑफ अ क्रेडिट परचेज ऑफ अ फिक्स्ड एसेट, आप उधार खरीद के लाए हैं किसी फिक्स्ड एसेट को, मशीनरी या कोई और चीज. अभी मैंने बताया वो कैश बुक, सेल्स बुक, परचेज बुक में नहीं आती है, वो जर्नल प्रॉपर में आती है. ठीक है. इसी तरीके से एक दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द ऑर्डर
in which the accounting transactions and events are recorded in the books of accounts. देखिए हम लोगों ने पिछले सेमेस्टर में जर्नल, लेजर और ट्रायल बैलेंस बनाया था, और उसके बाद मैंने बताया था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। तो ये एक ऑर्डर होता है, तो उस क्या ऑर्डर है वो इसमें ध्यान से पढ़ करके आपको आंसर देना है। तो जर्नल बनेंगी, सब्सिडरी बुक्स बनेंगी, लेजर, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये ऑर्डर गलत है। बैलेंस शीट सबसे लास्ट में होती है और जर्नल सबसे शुरू में होता है। तो देखिए बी में भी वो ऑप्शन में नहीं है, पहला लेजर है, लास्ट में प्रॉफिट एंड लॉस है, ये भी गलत है। डी में देखिए शुरू में प्रॉफिट एंड लॉस है, लास्ट में जर्नल है, ये भी गलत है। केवल सी सही है, जिसमें आप पहले जर्नल, लेजर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। जब आप जर्नल बना लेते हैं उसके साथ में आप ये जो प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, परचेज बुक, सेल्स बुक, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न्स, ये बुक्स और जर्नल प्रॉपर, ये बुक्स जर्नल के साथ पैरेलली आप बनाते हैं, और उसके बाद लेजर अकाउंट्स बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनाते हैं। ये ध्यान रखने की बात है कि ये मैंडेटरी रिकॉर्ड्स हैं, जर्नल, लेजर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ठीक है, तो ये दूसरा आपको मैंने क्लैरिफाई कर दिया। एक क्वेश्चन और देखिए इसके अंदर मैंने इंक्लूड किया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। इसको ध्यान से पढ़िए, कौन सा नीचे जो दिए हुए चार ऑप्शंस हैं इसमें से क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। सोल्ड गुड्स, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, सोल्ड गुड्स टू अ कस्टमर फॉर कैश, सोल्ड गुड्स टू कस्टमर। देखिए इसको ध्यान से अगर आप देखेंगे, पहला ट्रांजैक्शन सोल्ड गुड्स, मैंने आप लोगों को पिछले सेमेस्टर में जब जर्नल बताया था तो मैंने कहा था अगर खाली ये लिखा है माल बेचा, सोल्ड गुड्स, तो इसका मतलब है ये कैश ट्रांजैक्शन है। दूसरा तरीका है इसको लिखने का, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, तो ये भी एक ट्रांजैक्शन है जो कैश ट्रांजैक्शन है। ठीक है, आपको पहले वाले में ज्यूम करना है, दूसरे वाले में लिखा हुआ है। तीसरा ट्रांजैक्शन देखिए, सोल्ड गुड्स टू कस्टमर फॉर कैश, क्लियरली लिखा है कि किसी आदमी को बेचा है लेकिन कैश बेचा है। लास्ट जो ऑप्शन है उसको ध्यान से देखिए, सोल्ड गुड्स टू अ कस्टमर, यहां उन्होंने नहीं लिखा कैश या क्रेडिट। इसको आप एज्यूम करेंगे या इसको आप मानेंगे कि ये उधार ट्रांजैक्शन है, और इस उधार ट्रांजैक्शन को आप सेल्स बुक के अंदर एंटर करेंगे। ठीक है, सेल्स बुक इज यूज्ड टू रिकॉर्ड व्हाट, क्या क्या चीजें सेल्स बुक के अंदर रिकॉर्ड होती हैं। ऑल सेल्स ऑफ गुड्स, गलत। ऑल क्रेडिट सेल्स, बिल्कुल सही। ऑल क्रेडिट सेल्स ऑफ एसेट्स अदर देन गुड्स, गलत, जर्नल प्रॉपर में जाता है। ऑल क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स, गलत, सॉरी, ऑल क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स सही। ठीक है, तो सेल ऑफ गुड्स और वो भी क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स, यही इसके अंदर रिकॉर्ड होगा, बाकी कोई चीज इसके अंदर सेल्स बुक के अंदर रिकॉर्ड नहीं होगी। कैश सेल्स बिल्कुल रिकॉर्ड नहीं होगी, कैश और क्रेडिट सेल ऑफ एसेट्स इसके अंदर रिकॉर्ड नहीं होगी, ऑल क्रेडिट सेल्स इसके अंदर रिकॉर्ड नहीं होगी, ऑल क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स इसके अंदर रिकॉर्ड होगी। एक और क्वेश्चन है देखिए, व्हेन द गुड्स आर रिटर्न टू सप्लायर, तो आप क्या करते हैं जब आप गुड्स वापस भेज देते हैं सप्लायर को, तो आप क्या करते हैं, इनवॉइस भेजते हैं उसको, गलत। इनवॉइस कब भेजा जाता है, जब आप सामान खरीदते, जब आप सामान जो है वो किसी से खरीदते हैं या बेचते हैं, तो आपके पास या तो इनवॉइस आता है या आपके पास जाता है। दूसरा है डेबिट नोट इज सेंट टू हिम, डेबिट नोट भेजा जाता है कि जितना सामान मैं आपको वापस कर रहा हूं, गुड्स आर रिटर्न, मतलब परचेज रिटर्न्स हो गई, आप सामान खरीद के लाए, उसमें कोई डिफेक्ट निकला, कोई खराबी थी, ज्यादा आ गया सामान ऑर्डर से किया हुआ, तब आप उन सामान को वापस करते हैं और एक डेबिट नोट लिखते हैं। व्हाट इज अ डेबिट नोट? डेबिट नोट एक्सप्लेन्स दैट आई हैव मेड एक्सेस पेमेंट टू यू। एक्सेस का मतलब ज्यादा, इन एक्सेस ऑफ द टोटल अमाउंट मैंने आपको पे कर दिया है। तो ये डेबिट नोट मैं इस गुड्स रिटर्न के साथ आपको भेज रहा हूं, इसको अगले ट्रांजैक्शन से माइनस कर दीजिएगा क्योंकि आपके पास ज्यादा पैसे रखे हुए हैं। ठीक है, तीसरा क्रेडिट नोट, क्रेडिट नोट आप तब भेजेंगे जब सेल्स रिटर्न हो जाएगा। सेल्स रिटर्न के केस में जो आदमी आपको आपसे सामान खरीद कर गया है वो रिटर्न कर रहा है, वो बेसिकली आपको पेमेंट ज्यादा कर गया है, तो आप क्रेडिट नोट करेंगे, उसके नाम पर क्रेडिट कर देंगे। क्या कर देंगे कि इसके पास इसका एक्सेस पेमेंट आपके पास है, यू हैव टू रिटर्न दैट पेमेंट और एडजस्ट दैट पेमेंट इन द नेक्स्ट ऑर्डर। अ रिसीट इज सेंट टू हिम, रिसीट तब भेजी जाती है जब कैश पेमेंट हो जाता है, तो ये तो गुड्स रिटर्न का केस है, इसमें कैश पेमेंट की कोई सिचुएशन नहीं। सो व्हेन गुड्स आर रिटर्न टू अ सप्लायर, अ डेबिट नोट इज सेंट टू द सप्लायर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिकॉर्डेड एज कॉन्ट्रा एंट्री। देखिए
बहुत ध्यान से, कॉन्ट्रा एंट्री कैश बुक में होती है, फर्स्ट यूनिट में हम पढ़ चुके हैं पहले 2 लेसन्स में। व्हेन यू ड्रू फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, जब आप बैंक से पर्सनल यूज के लिए कैश निकालते हैं तब नहीं। चेक रिसीव्ड फ्रॉम एक्स लॉज्ड इनटू बैंक द सेम डे, चेक मिस्टर एक्स से चेक आया, आपने उसी दिन बैंक में सबमिट कर दिया, नहीं। चेक रिसीव्ड फ्रॉम वाई बिफोर नाउ लॉज्ड इनटू द बैंक, ये बिल्कुल सही ट्रांजैक्शन है, जिस दिन आपने चेक को बैंक में सबमिट किया और वो आपके अकाउंट में आया, उस दिन के ट्रांजैक्शन को आप कॉन्ट्रा एंट्री करेंगे। कैश बुक की दोनों साइड वो एंट्री होती है, डेबिट साइड भी और क्रेडिट साइड भी। अगर आप निकालते हैं तो बोलते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और अगर आप बैंक में सबमिट करते हैं तो बोलते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सो दिस ट्रांजैक्शन इज एंटर्ड ऑन बोथ द साइड्स ऑफ कैश बुक, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड, एंड दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रा एंट्री। और ये आप सी करके इसके लेजर फोलियो कॉलम में सी लिख करके दोनों ट्रांजैक्शंस के सामने सी लिखते हैं, ताकि समझ में आ जाए कि कौन सी एंट्री कॉन्ट्रा एंट्री है। इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस और हैं। ट्रिपल कॉलम कैश बुक से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिए 3 कॉलम्स होते हैं, कैश, डिस्काउंट और बैंक। बैंक से ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं तो बैंक अकाउंट के अंदर आप अमाउंट लिखेंगे। अगर आप अपने पॉकेट से जो कैश इन हैंड है उससे ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं तो कैश के कॉलम में लिखेंगे, और अगर आपको कोई डिस्काउंट मिल रहा है या यू हैव अलाउड डिस्काउंट, सो यू विल अपडेट द कॉलम ऑफ डिस्काउंट्स अकॉर्डिंगली। इस तरीके से उसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको आप ध्यान से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, और उसके बाद जो है आप लोग क्लास असाइनमेंट के लिए भी इस पोर्शन की तैयारी कर लीजिए। You will get all the questions based on sales book, purchase book, bills receivable book, bills payable book और journal proper। इसमें से आपका क्लास असाइनमेंट भी आएगा। और if you have any questions related to this, you can get back to me। मैं ये जो पूरा प्रेजेंटेशन है इसको मैं पोस्ट कर दूंगा गूगल क्लासरूम में। थैंक यू।